गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे समष्टि अथवा व्यापक अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले देखे थे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। उसके सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी क्या होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के गुण दोषों की अपन ने चर्चा किए थे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अपोजिट ये व्यापक अर्थशास्त्र अथवा समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की जो भी आर्थिक घटनाएं होती हैं अथवा समूह होता है, उस समूहों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। एकक के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है, और वो अध्ययन करने के बाद में एकक अथवा एक इंडिविजुअल अध्ययन करने के बाद या विशिष्ट समूह के विशिष्ट घटनाओं का या घटकों का अध्ययन करने के बाद फिर वो निष्कर्ष पूरे समूह पे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र अथवा व्यापक अर्थशास्त्र में जो समूह होता है, जो अर्थव्यवस्था में जो समूह होते हैं अथवा देश के सामने जो भी सामायिक समस्या होती है या देश के सामने जो भी समूहों की समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है, उनका अध्ययन करते समय यहाँ विशिष्ट घटकों का अध्ययन नहीं किया जाता, तो पूरा समूह का अध्ययन किया जाता है। पूरे समूह में जितने भी घटक होते हैं, जितने भी समूह होते हैं, उन समूहों के पूरे औसत का अध्ययन इस अर्थशास्त्र के माध्यम से किया जाता है। इस अर्थशास्त्र में समूह को अलग अलग नहीं किया जाता, समूह को डिवाइड नहीं किया जाता। तो जो भी समस्याएं होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, वो फिर उत्पादक के सामने की आर्थिक समस्या हो, व्यवसाय के सामने की आर्थिक समस्या हो, अथवा वस्तु के बिक्री के संबंधित आर्थिक समस्या हो, या उपभोक्ताओं के संबंधी आर्थिक समस्या हो, या समाज की आर्थिक समस्या हो, या देश के आगे की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, तो इनका आर्थिक समस्याओं का अध्ययन ये सामूहिक रीति से किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में समूह के विशिष्ट घटकों को अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है, उसको विभाजित किया जाता है। तो स्थूल अर्थशास्त्र में या समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे समूहों का अध्ययन किया जाता है। ये दो अर्थशास्त्र में या दो आर्थिक प्रणाली में इस प्रकार का फर्क है। तो जितने भी समूह में सम्मिलित घटक होते हैं, उस सभी समूहों का अध्ययन इस व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, या इसका अध्ययन सामूहिक रीति से किया जाता है। तो इस अर्थशास्त्र में जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का उपभोग प्रवृत्ति क्या है, एक वस्तु की कीमत कैसे निश्चित होती है, एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाएगी, एक उत्पादक संस्था की कार्य प्रणाली कैसी है, अर्थव्यवस्था में जो भी घटक होते हैं उसके आर्थिक समस्या एक इंडिविजुअल व्यक्ति की अथवा एक इंडिविजुअल संस्था की क्या होती है, एक व्यक्ति की आय कैसे होती है, इस बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। लेकिन समस्त ये जो व्यापक अर्थशास्त्र है अथवा समष्टि अर्थशास्त्र है या स्थूल अर्थशास्त्र है, इसमें एक व्यक्ति के आय का अध्ययन न करते हुए पूरे राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति की समस्या का अध्ययन न करते हुए पूरे समाज के या समूह के समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। एक वस्तु की कीमतों का अध्ययन न करते हुए पूरे देश के वस्तुओं के मूल्य स्तर का या जो भी प्राइस लेवल होता है, सामूहिक प्राइस लेवल, उसका अध्ययन किया जाता है। एक उत्पादन संस्था का अध्ययन न करते हुए पूरे औद्योगिक क्षेत्र का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी आर्थिक घटनाएं होती हैं या जो अध्ययन होता है, वो सामूहिक अध्ययन किया जाता है, पूरे समूहों का अध्ययन किया जाता है या उसके औसत का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार के अध्ययन को स्थूल अर्थशास्त्र अथवा व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं, या जिस शास्त्र में इस प्रकार के व्यापक तौर पे उसका अध्ययन किया जाता है, उसको व्यापक अर्थशास्त्र अथवा स्थूल अर्थशास्त्र कहा जाता है, या समग्र अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समग्र अर्थशास्त्र इसलिए कहा जाता है, इसमें जितने समूह में जितने भी समग्र है, समग्र जो भी घटक है, सम्मिलित है जो भी घटक,
उन सभी घटकों का अध्ययन सामूहिक रीति से या समग्र के माध्यम से किया जाता है, इसलिए उसको समग्र आर्थिक अध्ययन की प्रणाली कहते हैं या समग्र अर्थशास्त्र कहते हैं, अथवा स्थूल अर्थशास्त्र कहते हैं, अथवा व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं, अथवा सामान्य अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इस शास्त्र को या अर्थशास्त्र को नाम दिए गए हैं। तो इसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई है, यानी ये अर्थशास्त्र के माध्यम से समग्र घटकों के समग्रों का अध्ययन, जो भी समग्र होते हैं, जो भी बातें सम्मिलित होती है एक समूह में, उसका समग्र रीति से अध्ययन किया जाता है। और इसमें सामूहिक अध्ययन किया जाता है। सामूहिक अध्ययन जिसका भी अध्ययन करना पड़ता है या जिसका भी अध्ययन अपन करते हैं तो सामूहिक रीति से किया जाता है। उस समूह में जितने भी घटक होते हैं उसको अलग अलग करके अध्ययन नहीं किया जाता, तो सामूहिक रीति से किया जाता है। इसका जो अध्ययन है व्यापक दृष्टि से किया जाता है। जो भी आर्थिक घटनाएं होती है व्यापक, उसका जो अध्ययन है ये व्यापक दृष्टि से किया जाता है, दृष्टि से अध्ययन, इसलिए इसको व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार के अर्थशास्त्र में समग्रों का, पूरे समग्र का या जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का अध्ययन, सामूहिक रीति से अध्ययन, समूहों का एक साथ अध्ययन, या उसको सामान्य तौर पे सभी घटकों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसको समष्टि अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, सामान्य अर्थशास्त्र अथवा उसको व्यापक अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अध्ययन इस अर्थशास्त्र में किया जाता है। एक व्यक्ति का या इंडिविजुअल तरीके से इसमें अध्ययन नहीं किया जाता, पूरे समाज का अध्ययन किया जाएगा, पूरे वस्तुओं के मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाएगा, पूरे राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाएगा, राष्ट्र के सामने जो भी समस्या है उसका सामूहिक रीति से अध्ययन किया जाएगा इस अर्थशास्त्र के माध्यम से। अब इस अर्थशास्त्र के माध्यम से इसको कौन कौन से बातों का समावेश होता है अथवा इस अर्थशास्त्र के माध्यम से कैसे अध्ययन किया जाता है, इसके लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा की है। तो उसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा तो इसमें पहले एक परिभाषा की है और वो परिभाषा की है प्रोफेसर एम.एल. सेठ। प्रोफेसर एम.एल. सेठ ने उसकी परिभाषा की है। उन्होंने ये कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र या स्थूल अर्थशास्त्र समग्र का अध्ययन है, यानी एक समूह में जितने भी समग्र होते हैं या जितने भी घटक होते हैं उनका सामूहिक रीति से अध्ययन किया जाता है। तो इसमें समग्रों का सामूहिक अध्ययन इस प्रकार से अपने परिभाषा में सेठ ने अपनी परिभाषा में इसका विश्लेषण किया है। तथा संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का सामूहिक अध्ययन। तो जिस अर्थशास्त्र में समग्रों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है, जिस अर्थशास्त्र में समग्रों का सामूहिक अध्ययन किया जाता है, अथवा जिस अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का सामूहिक अध्ययन किया जाता है, उसे स्थूल अर्थशास्त्र अथवा समग्र अर्थशास्त्र अथवा उसको व्यापक अर्थशास्त्र अथवा उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषा एम.एल. सेठ इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। दूसरी परिभाषा की है बोल्डिंग ने एक परिभाषा की है। तो बोल्डिंग के अनुसार इसका समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के चरों के समग्रों का औसत की प्रकृति, संबंधों या व्यवहार का अध्ययन करती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं का अथवा आर्थिक मात्राओं का, जैसे इसको बोलेंगे
औसत अथवा चरों का, आर्थिक मात्राओं का अथवा चरों का या उसके उसके समग्रों के औसत का औसत का औसत का अध्ययन करते हैं। तो बोल्डिंग ने ये कहा है कि आर्थिक मात्राओं का, उसके औसत का अथवा उसके जो भी चर वहाँ पे हो, जो भी वेरिएशन वहाँ पे हैं, तो उन आर्थिक मात्राओं का यानी आर्थिक घटनाओं का अगर अपने को अध्ययन करना है तो उसके औसत का अध्ययन किया जाएगा। उसके चरों का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जितने भी घटक सम्मिलित है, जितने भी वेरिएबल सम्मिलित है, जितनी भी बातें वहाँ पे सम्मिलित है, उन सभी बातों का एवं उसके समग्रों के औसत का, और जो भी घटक है, समग्र यानी जो भी साधन है, जो भी घटक है, उसके समग्रों के औसत का अध्ययन, यानी उसका औसत निकाला जाता है। उस औसत का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र अथवा उसे स्थूल अर्थशास्त्र कहते हैं, अथवा उसको एक व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है या जो भी आर्थिक समस्याएं होती है या जो भी अर्थशास्त्र की आर्थिक घटनाएं होती हैं, तो उन आर्थिक घटनाओं का, आर्थिक समस्याओं का जो सामूहिक रीति से अध्ययन इस व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो सामूहिक रीति से जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसके जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उसके जो घटक होते हैं, तो उन घटकों का समग्र रीति से अध्ययन किया जाता है। समग्र रीति से यानी सामूहिक रीति से उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार के अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं अथवा समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो बोल्डिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो सीधे अगर लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो आर्थिक क्रियाओं के समग्रों का अध्ययन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के आय के बारे में जानना है तो एक व्यक्ति की आय नहीं जानेंगे, पूरे देश की राष्ट्रीय आय के बारे में अपने को अध्ययन इस शास्त्र में करना पड़ता है। एक वस्तु के कीमत का अध्ययन अपन नहीं करेंगे तो पूरे देश के मूल्य स्तर का प्राइस लेवल का अध्ययन इस अर्थशास्त्र में कहा जाता है। एक व्यक्ति का उपभोग, इसके बारे में अपन नहीं जानेंगे तो समाज का पूरा उपभोग कैसा है, उनकी प्रवृत्ति कैसे है, इसके बारे में अध्ययन इसमें किया करते हैं। तो एक उत्पादन संस्थाओं का अध्ययन न करते हुए पूरे औद्योगिक क्षेत्र में उसका उत्पादन किस मात्रा में किया जाता है या कैसे किया जाता है, या औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं क्या होती है, उसकी कठिनाइयाँ क्या होती है, कौन कौन से प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए, ये सब समस्याएं जो है इसका अध्ययन करते समय ये व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। देश के सामने जो भी समस्याएं हैं, जैसे देश की आर्थिक समस्याएं हैं, राजकोषीय धोरण है या अथवा मौद्रिक धोरण है जो सरकार लागू करता है, तो ये देश के पूरे जनताओं के लिए लागू किया जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए ये समग्र अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है। वैसे देश की जो भी आर्थिक समस्या है, बेरोजगारी है, रोजगारी की समस्या है, उसके आवास की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सार्वजनिक जो भी सुविधाएं हैं जो अपन पब्लिक को प्रोवाइड करती है, सरकार प्रोवाइड करती है, तो इन आर्थिक सामूहिक समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को ये व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से अध्ययन करना ज़्यादातर फायदेशीर होता है या लाभदायक होता है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो भी सामूहिक समस्याएं होती है, तो इस सामूहिक समस्या का अध्ययन इस अर्थशास्त्र में किया जाता है, व्यापक दृष्टि से किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के अध्ययन को, इस प्रकार के अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसको व्यापक अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो उसके सामान्य जो चर होते हैं या सामान्य जो भी समग्र होते हैं, उन सभी समग्रों का सामूहिक रीति से या समग्र रीति से यानी एक समूह के रीति से जब अध्ययन किया जाता है तो उसको समग्र अर्थशास्त्र अथवा व्यापक अर्थशास्त्र अथवा समष्टि अर्थशास्त्र अथवा स्थूल अर्थशास्त्र अथवा सामान्य अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम उसको दिए जाते हैं। तो इस दोनों परिभाषाओं से अपने को ये समझ में आता है, उपरोक्त जो दिए गए परिभाषा है उसमें से ये समझ में आता है
कि आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रीति से अध्ययन करने वाले शास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये अर्थशास्त्र के माध्यम से अगर अपन ने उनका अध्ययन किया या ये अर्थशास्त्र का यूज करके अपन ने आर्थिक समस्या सुलझाने की कोशिश की या इसके माध्यम से अगर अध्ययन किया तो इसका किन किन परिस्थिति में महत्व ज़्यादा है या उसके लाभ क्या हैं अथवा वो इस अर्थशास्त्र में उसके गुण क्या हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो स्थूल अर्थशास्त्र के गुणों के बारे में देखेंगे या समष्टि अर्थशास्त्र के गुण क्या है, इसमें इसके महत्व क्या है अर्थव्यवस्था के दृष्टि से अथवा इसके लाभ क्या प्राप्त होते हैं जो अपन इस अर्थव्यवस्था में इस आर्थिक प्रणाली के माध्यम से अगर आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रीति से अध्ययन करते हैं। तो पहला है उचित आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। उचित आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। तो ये एक उचित आर्थिक नीतियों के निर्धारण में ये सहायक होती है। ये अर्थशास्त्र एक आर्थिक नीतियाँ अपनानी पड़ती है, फिर वो एक व्यवसायिक हो, एक उत्पादक हो अथवा एक सरकार हो। सरकार को अलग अलग प्रकार के आर्थिक नीतियाँ अपनानी पड़ती हैं। इसलिए आर्थिक नीतियाँ अपनानी पड़ती है ताकि अपने देश में जितने भी लोग हैं उनकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उस आर्थिक समस्या का ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व किया जाए या आर्थिक समस्याओं का फ़ायदा देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए आर्थिक नीतियाँ जो अपनाई जाती हैं तो आर्थिक नीतियाँ सामूहिक रीति से लोगों के बारे में उसका विचार करके आर्थिक नीतियाँ अपनाई जाती है। तो एक आर्थिक नीतियों को निर्धारण करने के लिए अथवा आर्थिक नीतियों के निर्धारण में ये व्यापक अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है और उसके माध्यम से फिर आर्थिक नीतियाँ अपनाई जाती है। व्यवसाय में भी आर्थिक नीतियों का यूज किया जाता है कि अपने पास में जो भी पूंजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपन कैसे करें, जिसके माध्यम से ज़्यादा प्रोडक्शन हो उससे हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने को प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जो आर्थिक नीतियाँ होती है व्यवसाय के संदर्भ में अगर देखा जाए या सरकार के संदर्भ में देखा जाए तो आर्थिक नीतियों को सामूहिक रीति से लागू करने के लिए अथवा आर्थिक नीतियों को योग्य तरीके से लागू करने के लिए या समाज को उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, इस प्रकार के आर्थिक नीतियों को निर्धारण करने के लिए व्यापक अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है। क्योंकि व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से सामूहिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक रीति से जितने भी एक समूह में जितने भी घटक है उनका समूह के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो एक आर्थिक नीतियों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा महत्व है। दूसरा है कि जटिल आर्थिक समस्याओं का हल खोजने के लिए देश के सामने जो भी जटिल आर्थिक समस्या है, अब जटिल आर्थिक समस्या बहुत सारी हो सकती है। मार्केट में भी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं निर्माण हो जाती है। जैसे मुद्रा का प्रसार अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आया तो मार्केट में ज़्यादा वस्तुओं की खरीदी होती है। उसका परिणाम तेजी निर्माण होती है मार्केट में, इन्फ्लेशन निर्माण होता है और ये इन्फ्लेशन निर्माण अगर हो गया तो उसका परिणाम अर्थव्यवस्था पे होता है, उसका परिणाम प्रोडक्शन पे होता है, उसका परिणाम लोगों के जीवन स्तर पे होता है, लाइफस्टाइल पे होता है। तो इस प्रकार की जो भी आर्थिक समस्याएं होती है, जटिल समस्याएं होती है कि अर्थव्यवस्था में अगर ज़्यादा मात्रा में मुद्रा का प्रसार हो गया तो देश के बेरोजगारी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है, तो ये एक जटिल आर्थिक समस्या है सरकार के सामने की कि बेरोजगारी किस प्रकार से दूर की जाए, बेरोजगारी किस प्रकार से कम की जाए। तो ये एक हर देश के सामने की ये एक जटिल आर्थिक समस्या हो सकती है।
और वैसे जो भी विदेशी व्यापार है, जो भी आयात निर्यात होती है, तो उसमें संतुलन किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। संतुलन का ये मतलब होता है कि अपन अपने देश से किसी वस्तुओं को दूसरे देश में बेचते हैं, तो दूसरे देश की वस्तुएं भी उतनी मात्रा में होनी चाहिए। अपन कम मात्रा में वस्तुएं बेचते हैं और दूसरे देश से अगर ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं लाते हैं, तो जो व्यापारी विदेशी व्यापार होता है वो असंतुलित होता है, यानी अपने को इनकम कम होती है और लोगों के देन या विदेश में ज़्यादा पैसा अपना जाता है। तो इस प्रकार के ये जो जटिल समस्या है, आर्थिक जटिल समस्या है, तो उसका हल खोजने के लिए ये एक समष्टि अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है, ये व्यापक अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है। और देश के सामने वाले जो भी आर्थिक समस्या है या जटिल आर्थिक समस्या है, या एक उद्योग के सामने वाली आर्थिक समस्या है कि उद्योग के माध्यम से अगर अपने को प्रोडक्शन लेना है तो ज़्यादा पूंजी का निर्माण भी नहीं कर सकते, और कम पूंजी का निर्माण अगर हो गया तो उससे उसका परिणाम भी उत्पादन पे हो सकता है। तो ये जो आर्थिक समस्याएं हैं जटिल है, और ये जटिल आर्थिक समस्याओं को अगर हल करना है तो व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक प्रणाली के नेक्स्ट है आर्थिक प्रणाली के जटिलताओं को समझने के लिए अब जो भी आर्थिक समस्या होते हैं और उससे जो भी आर्थिक समस्याएं होते हैं, ये आर्थिक समस्या अगर टाइम पे अगर उसको नहीं सुलझाया जाए तो ये समस्या आर्थिक समस्या और जटिल रूप धारण करती है। तो इस प्रकार की जो जटिलताएं हैं या कठिन परिस्थिति अर्थव्यवस्था में आ सकती है, तो इसलिए आर्थिक समस्या की जो भी प्रणाली है, जटिलताओं को, उसकी जटिलता क्या है, ज़्यादा है या कम है, आर्थिक और एक अर्थव्यवस्था में अगर अच्छे सुचारू ढंग से अगर अर्थव्यवस्था को संचालित करना है तो उसके सामने वाली जो भी आर्थिक जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, उसको कैसे जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करें, या किस प्रकार से उस जटिलता को पूरा करें, या जटिलताएं कौन से अर्थव्यवस्था के एक संचालन के लिए एक जटिलता किस किस प्रकार से निर्माण हो सकती है। इस प्रकार के बातों का अध्ययन सामूहिक रीति से करने के लिए ये व्यापक अर्थशास्त्र का अवलंब किया जाता है या यूज किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, क्योंकि व्यापक अर्थशास्त्र में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं ये सामूहिक रीति से आती है, इंडिविजुअल आर्थिक समस्या नहीं आती। अर्थव्यवस्था के सामने जो भी आर्थिक समस्याएं हैं ये सामूहिक आर्थिक समस्या, सबकी आर्थिक समस्या है। देश के सामने जो भी आर्थिक समस्या है ये सामूहिक रीति से आर्थिक समस्या है। तो इस प्रकार के समूह की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था की जो भी आर्थिक समस्या है, सरकार की जो भी आर्थिक समस्या है, तो इसको अगर समझना है तो ये व्यापक अर्थशास्त्र का एक यूज किया जाता है, उसका एक महत्व है या उसका एक लाभ अपने को प्राप्त होता है इस अर्थशास्त्र के माध्यम से अगर अध्ययन किया तो। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक। जो भी अपने सामने आर्थिक समस्याएं हैं, सामूहिक आर्थिक समस्याएं हैं, तो एक जो भी आर्थिक समस्याएं एक उद्योग के सामने आ सकती है, एक व्यवसाय की आर्थिक समस्या भी निर्माण हो सकती है। तो इस प्रकार के जो आर्थिक समस्या हैं या आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए इस व्यापक अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है। जैसे अपन ने अपने एक व्यावसायिक संस्था में या उत्पादन संस्था में अगर किसी अलग अलग प्रकार के उत्पादक साधनों को लगाया है, तो इस प्रकार के उत्पादक साधनों का उसका हर्जाना कैसे दे दिया जाए ताकि उत्पादक साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ अपने को अपने व्यवसाय में अपन कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा उनके माध्यम से प्रोडक्शन अपन कर सके। तो इस प्रकार की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं जो उत्पादक के सामने निर्माण हो सकती है कि उत्पादक साधनों को उसका आर्थिक हर्जाना किस प्रकार से दिया जाए या निर्धारित कैसे किया जाए और उसकी पूर्ति किस दशाओं में की जाए। तो इस प्रकार की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं ये पूरे अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्या को समझने के लिए या पूरे उद्योग के सामने की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनको समझाने के लिए
ये एक व्यापक अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है। वैसे ही जैसे पूर्ति के अनुसार उसकी या मांग के अनुसार पूर्ति को कैसे डिसाइड किया जाए, जैसे जैसे मांग बढ़ती है उस प्रकार से पूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, यानी वो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, और जो भी प्रोडक्शन अपन बढ़ाएंगे कौन से उत्पादक साधनों के माध्यम से प्रोडक्शन अपन बढ़ा सकते हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने को उत्पादन भी ये कम से कम इसमें हो सके। तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं को सुलझाने के लिए ये व्यापक अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समस्याओं को समझने में सहायक। राष्ट्रीय समस्याओं को समझने में सहायक एक व्यापक अर्थशास्त्र राष्ट्र के सामने की जो भी आर्थिक समस्या है उनको आर्थिक समस्याओं को या राष्ट्रीय समस्याओं को समझने में सहायक करता है। सरकार को आर्थिक समस्याओं का निर्धारण करने के लिए या आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए देश के सामने की आर्थिक समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए अनेक नीतियों का आर्थिक नीतियों का उपयोग करना पड़ता है। तो देश के सामने की जो भी सामूहिक आर्थिक समस्याएं हैं इस आर्थिक समस्या का अध्ययन करने के लिए सरकार को एक व्यापक अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा उपयोग करना पड़ता है, अथवा व्यापक अर्थशास्त्र राष्ट्र के सामने की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए या उसकी नीति अपनाने के लिए या नीति का निर्माण करने के लिए जो भी आर्थिक समस्या निर्माण हुई है उसको सुलझाने के लिए ये एक सरकार को व्यापक अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। ये व्यापक अर्थशास्त्र में ये गुण है कि देश के सामने की अथवा राष्ट्र के सामने की आर्थिक समस्या का अध्ययन अपन कर सकते हैं। ये एक उसका लाभ है, सरकार को इसका एक लाभ मिल सकता है कि अपने देश के सामने या राष्ट्र के सामने जो भी आर्थिक समस्या है उसका हल अपन इस अध्ययन के माध्यम से व्यापक अध्ययन के माध्यम से कर सकते हैं। व्यवहारिक उपयोगिता, इसकी जो उपयोगिता है व्यवहारिक है। व्यवहारिक उपयोगिता व्यवहार में जितनी भी आर्थिक समस्याएं निर्माण होती है उस आर्थिक समस्याओं का हल करने के लिए इस अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है। और जो भी व्यवहार में जैसे अपन प्रोडक्शन लेना है या देश को अपना सरकार को अपना देश चलाना है या देश में जो भी आर्थिक समस्याएं निर्माण हुई है उसको अगर योग्य तरीके से उसको निर्धारण करना है या उसके ऊपर योग्य तरीके से काबू पाना है या हासिल करना है कुछ, तो इस प्रकार की जो भी आर्थिक समस्याएं होती है ये व्यवहारिक आर्थिक समस्याएं होती है। तो ये व्यवहारिक आर्थिक समस्या का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से किया जाता है। और जब व्यवहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से करके फिर उसमें से हल निकाला जाता है कि अपने व्यवहार में किस प्रकार की आर्थिक समस्याओं का निर्माण होने वाला है या निर्माण हो रही है तो उसका हल किस प्रकार से निकाला जाए। इसके अध्ययन के लिए व्यापक अर्थशास्त्र का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसका नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में सहायक। आर्थिक नियोजन में सहायक तो सरकार को आर्थिक नियोजन करना पड़ता है या आर्थिक जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में प्लानिंग करना पड़ता है। अपने देश का जो डेवलपमेंट है वो आर्थिक नियोजन के माध्यम से हुआ है, पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यम से हुआ है और पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यम से डेवलपमेंट किया जाता है, फिर उसको ईयरली डिवाइड किया जाता है। तो देश जब आर्थिक नियोजन करता है तो आर्थिक नियोजन ये देशवासियों के लिए किया जाता है, देश के समुचित समाज के लिए किया जाता है। तो ये जो सामूहिक समस्याएं हैं या सामूहिक जो भी सुविधाएं अपने को समाज में देना पड़ता है उसके लिए एक आर्थिक प्लानिंग की जाती है, एक मॉनेटरी प्लानिंग की जाती है। तो ये मॉनेटरी प्लानिंग जब समूह के लिए की जाती है,
समाज के लिए की जाती है, समाज में रहने वाले पूरे समूह के लिए की जाती है, तो इसका अध्ययन सामूहिक रीति से होना आवश्यक है। तो इस प्रकार के सामूहिक रीति से अध्ययन करने के लिए व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से सामूहिक जो भी आर्थिक नियोजन है, प्लानिंग है, वो प्लानिंग को पूरा किया जाता है और देश के सामने जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं को हल किया जाता है। नेक्स्ट है समाज में बेरोजगारी का विश्लेषण। समाज में बेरोजगारी का विश्लेषण। तो समाज में अगर बेरोजगारी है तो हर देश की ये समस्या है कि हर देश में अपने को बेरोजगारी देखने को मिलती है। बेरोजगारी के कारण एक समाज में अशांतता निर्माण होती है, लोग सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो हर गवर्नमेंट को ये लगता है कि अपने देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त हो और उसके लिए वो कार्यशील होती है। अलग अलग नीतियों का यूज किया जाता है बेरोजगारी हटाने के लिए। औद्योगिक क्षेत्र में भी प्लानिंग की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में रोजगार प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जो भी समाज में जो बेरोजगारी है, तो समाज में किस प्रकार की बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से माध्यम की बेकारी अपने को दिखाई देती है, उन बेकारियों के प्रकार को देखते हुए किस प्रकार के उद्योगों को या किस प्रकार के रोजगार की निर्मित करना पड़ेगा, इसका एक विश्लेषण करने के लिए अथवा उसका एनालिसिस करने के लिए ये समग्र अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है अथवा समष्टि अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से एककों का या विशिष्ट घटकों का अध्ययन नहीं किया जाता। समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से पूरे समूह का सामूहिक रीति से अध्ययन किया जाता है। और बेरोजगारी क्या है, पूरे समाज की समस्या है और इसलिए पूरे समाज के समस्याओं का अगर अध्ययन करना है या बेरोजगारी को अगर अपने को कम करना है, उसका एनालिसिस करना है, तो निश्चित रूप से व्यापक अर्थशास्त्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अथवा बहुत बड़ी उसमें एक गुण है कि जो इस प्रकार के व्यापक समस्याओं का अध्ययन करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक। व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक। तो अपन देखते हैं मार्केट में व्यापार चक्र यानी साइकिलिंग, ट्रेड साइकिलिंग जिसको बोलते हैं, कि ये हमेशा चलती रहती है यानी कैसा, कभी वस्तुओं की कीमतों में तेजी आएगी तो कभी वस्तुओं की कीमतों में मंदी आएगी। तो तेजी मंदी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये दोनों बातें मार्केट में चलती रहती है। कभी अगर इन्फ्लेशन आ गया, तेजी आ गई वस्तुओं की कीमतों में, तो सरकार क्या करता है कि वस्तुओं के कीमतों के ऊपर तेजी पर नियंत्रण लाने के लिए राजकोषीय उपाय अथवा आर्थिक उपायों का अवलंबन करती है। और ये उपाय जब निर्धारित किए जाते हैं, उसका यूज किया जाता है तेजी को कम करने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें कम होती जाती है। और वस्तुओं की कीमतें अगर धीरे धीरे कम हो गई तो फिर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति निर्माण होती है। तो इस प्रकार तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी आने की एक प्रणाली या ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र कहलाता है। तो इस प्रकार के जो भी व्यापार चक्रों का विश्लेषण करना है कि अपने देश में सही में तेजी है अथवा मंदी है, व्यापार चक्र का एनालिसिस अपन कैसे करेंगे या व्यापार चक्र के ऊपर अपन प्रतिबंध कैसे लाएंगे। तेजी है तो वस्तु की कीमतों में कंट्रोलिंग कैसे किया जाएगा, मंदी है तो वस्तु के कीमतों में बढ़ोतरी कैसे की जाएगी, कैसे डिमांड बढ़ाई जाएगी, कैसे लोगों की उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो भी उपाय योजनाएं हैं, इस प्रकार के जो भी उपाय हैं, ये उपाय निर्धारित करने के लिए या ये उपायों को लागू करने के लिए एक व्यापक अर्थशास्त्र का यूज किया जाता है कि व्यापार चक्रों को विश्लेषण में ये सहायक होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय में सहायक। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपन देखते हैं कि आजकल जो हर देश ने मुक्त अर्थव्यवस्था का अवलंबन ज़्यादातर किया है, फ्री इकोनॉमी।
यानी कोई भी अपने देश में आई है और कोई भी किसी भी प्रकार का उद्योग या अथवा उत्पादन आप करिए, तो इसीलिए जो लेन देन की समस्या होती है, विदेशी लेन देन की समस्या होती है, एक एक प्रकार का फॉरेन ट्रेड होता है, तो फॉरेन ट्रेड में भी संतुलन देखा जाता है। अगर जो वो ज़्यादा असंतुलित है तो देश के लिए वो फायदेशीर नहीं हो सकता। असंतुलित का मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में अपने देश की जो आयात होती है, यानी दूसरे देश से अपन जब वस्तुओं को अपने देश में लाते हैं तो उसकी मात्रा हमेशा कम होनी चाहिए और निर्यात की मात्रा हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अपन अपने देश की जो वस्तुएं हैं विदेश में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए भेजना चाहिए। तो ये एक अपने देश के लिए फायदेशीर हो सकता है, लेकिन अपन दूसरे देश से अपने देश में लाने वाली वस्तुएं ज़्यादा हैं और अपने देश से उत्पादित हुआ माल जो है दूसरे देश में अपन भेज रहे हैं वो कम है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन की परिस्थिति निर्माण होती है। यानी अपने देश का पैसा विदेश में ज़्यादा जाता है। तो इस प्रकार की जो असंतुलित परिस्थिति है, इस असंतुलित परिस्थिति को संतुलित किस प्रकार से किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे अपने को फायदेशीर हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन जो निर्माण हुआ है उसको अपन कैसे कम करें, इसका अध्ययन करने के लिए ये जो व्यापक अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यापार की समस्या है उसको सुलझाई जाती है। तो सरकार के दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यापक अर्थशास्त्र एक लाभदायक शास्त्र है, एक लाभदायक अध्ययन पद्धति है और इसके माध्यम से सामूहिक जो भी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं निर्माण होती है वो एक व्यवसाय के सामने हो, एक उत्पादक के सामने हो, एक समाज के सामने हो या एक सरकार के सामने हो, तो इस प्रकार के सामूहिक समस्याओं का समाधान करने के लिए या समाधान ढूंढने के लिए एक व्यापक अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। उसका लाभ ज़्यादा है, उसके महत्व ज़्यादा है। इस प्रकार के सामूहिक समस्याओं को हल करने के गुण व्यापक अर्थशास्त्र में दिखाई देते हैं। अब इस प्रकार के जब भी अपन गुण देखते हैं तो ये कुछ अपने को उसके हानियाँ भी सहन करनी पड़ती है। व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से अगर अध्ययन करते हैं तो उस हानियों के बारे में अपन देखेंगे कि व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से अगर अपन अध्ययन करते हैं तो कौन सी हानियाँ अपने को सहन करनी पड़ती है या उसके दोष क्या है या उसकी मर्यादाएं क्या है, किस लिमिट तक अपन समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस दोष के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये समष्टि अर्थशास्त्र के दोष अथवा मर्यादा दोष अथवा मर्यादा का मतलब होता है लिमिटेशन, यानी कहाँ तक आप उसका अध्ययन कर सकते हैं या अथवा जिसको बोलते हैं सीमाएं, कहाँ तक ये अध्ययन कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें अध्ययन नहीं कर सकते। तो पहली समस्याएं हैं अथवा पहली सीमाएं हैं, उसमें लघु समूह के व्यवहार पे के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष लागू करते हैं। अब व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से समग्र व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और ये जो समग्र अध्ययन किया जाता है तो ये एक इकाइयों का योग है। अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ हैं और अलग अलग प्रकार के इकाइयों का योग, यानी ये होता है कि समग्र लघु समग्र जिसको बोलते हैं, लघु समूह जिसको बोलते हैं, उसका एक योग किया जाता है और उस योग के माध्यम से फिर जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं उसका अध्ययन किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो एक जो अध्ययन करता होता है वो जो लघु इकाइयाँ होती है उसका एक समग्र तैयार करता है, उसका एक समूह तैयार करता है और इकाइयों का अध्ययन करके फिर उस अध्ययन के माध्यम से वो पूरे समूह पे लागू किया जाता है। तो इस जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं इकाइयों के अथवा उसका औसत निकाला जाता है और उसके माध्यम से पूरे समूह पे वो निष्कर्ष या अथवा जो भी डिसीजन होता है वो जब लागू किया जाता है तो हर इकाइयों की जो विशेषताएं होती है वो अलग अलग होती है।
हर इकाइयों की जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए हर इकाइयों का व्यवहार अथवा उसकी विशेषताएं अथवा उसके गुण को नहीं देखा जा सकता, उनका समग्र रीति से अभ्यास किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें निकाले गए हर इकाइयों से निकाले गए जो अध्ययन होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार के अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाता। समग्र रीति से अलग अलग घटकों की इकाइयाँ ली जाती हैं और उसका समग्र रीति से अध्ययन किया जाता है। लेकिन उसके माध्यम से निकाले गए निष्कर्ष जो होते हैं वो निष्कर्ष अगर पूरे समग्रों के ऊपर लागू किया या पूरे जो भी आर्थिक समस्याएं हैं या समूह है उसके ऊपर लागू किया तो वो लागू नहीं हो सकते। इसीलिए उसके माध्यम से निकाले गए जो निष्कर्ष होते हैं वो भ्रामक होते हैं, भ्रमित करने वाले होते हैं या त्रुटिपूर्ण होते हैं। उसमें अनेक प्रकार की गलतियां हो सकती है और जिसके माध्यम से निकाले गए निष्कर्षों के माध्यम से अगर अपन देखते हैं तो उसमें भी अपने को काफ़ी हानि सहन करनी पड़ती है या एक दोष अपने को इस अर्थशास्त्र में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है समूह के सभी तत्वों का समान महत्व। समूह के सभी तत्वों को समान महत्व। तो समूह में जो भी तत्व होते हैं सभी तत्वों को समान महत्व दिया जाता है। एक समूह है और एक समूह के माध्यम से अलग अलग प्रकार के इकाइयाँ होती है, उस इकाइयों की विशेषताएं अलग अलग होती है, लेकिन सामूहिक रीति से अगर अध्ययन करना है तो उस इकाइयों के विशेषताओं का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता। तो इसीलिए यहाँ पे समूह के सभी तत्वों को समान महत्व दिया जाता है, यानी सभी लोग एक जैसे हैं, सभी लोगों की जो प्रवृत्ति है वो एक जैसी है। इस प्रकार की धारणाएं या इस प्रकार की अवधारणाओं को अगर अपन मानते हैं तो इसमें निकाले गए जो निष्कर्ष है वो गलत हो सकते हैं। अथवा सभी तत्वों को अगर समान मान लिया जाए तो इस पर से सभी तत्व अलग अलग विशेषताओं के होते हैं, तो इसलिए इसके माध्यम से निकाले गए निष्कर्ष ये गलत हो सकते हैं अथवा ये एक दोष अपने को इस अर्थशास्त्र के माध्यम से दिखाई देता है। और उसके माध्यम से अगर अपन अध्ययन करते हैं तो निश्चित तरीके से वो वास्तविक जो परिस्थिति होती है या वास्तविक जो भी समस्या होते हैं उस समस्याओं को अपन सुलझा नहीं सकते, उस समस्याओं को और दूर उस समस्याओं से और दूर भागना, इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट है समूहों को मापना कठिन। अब जो भी समूह होते हैं इस व्यापक अर्थशास्त्र में समूहों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है और उस समूह का सामूहिक रीति से अध्ययन किया जाता है। अनेक प्रकार की इकाइयाँ होती है, उस इकाइयों को इकट्ठा किया जाता है सामूहिक रीति से, फिर उसका अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करते समय अपन ये निकालते हैं कि इस बार जैसे प्रोडक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन में अगर इस बार अगर वृद्धि हुई है, प्रोडक्शन में अगर इस बार वृद्धि हुई है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस बार वृद्धि हुई है तो अपन ये निष्कर्ष निकालेंगे कि औद्योगिक जो फील्ड है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अपना डेवलप हो रहा है। लेकिन उसमें उत्पादन करने वाली जो इकाइयाँ होती है, अलग अलग प्रकार के जो उत्पादन करते हैं, तो सभी इकाइयों को समान महत्व दिया जाता है। लेकिन इसमें ये गलत है कि कुछ प्रोडक्शन जो इकाइयाँ करने वाले जो भी प्रोडक्शन है, कुछ इकाइयाँ ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है जिसके माध्यम से पूरा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा हुआ अपने को दिखता है, और कुछ प्रोडक्शन करने वाली जो इकाइयाँ होती है वो कमज़ोर भी हो सकती है। उस कमज़ोर इकाइयों को अगर जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा है उसमें अगर अपन ने सम्मिलित कर दिया तो इस पर से निकाले गए निष्कर्ष और सभी समूहों को लागू कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बोल दिया कि तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है क्योंकि तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन अभी बढ़ रहा है, लेकिन उसमें उत्पादन करने वाली जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उसके ऊपर अन्याय हो सकता है, क्योंकि कुछ संस्थाओं का उत्पादन करने वाली संस्थाओं का उत्पादन बढ़ने से कुल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो जो छोटी छोटी जो भी इकाइयाँ हैं जो भी प्रोडक्शन लेती है तो कुछ कमकुवत भी इकाइयाँ हो सकती है उसमें, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको किसी प्रकार का हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में
ज़्यादातर कुल प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो वो बढ़ोतरी पे है इसलिए। तो इस प्रकार के जब निष्कर्ष निकाले जाते हैं और पूरे समूहों पे लागू किए जाते हैं तो कुछ इकाइयाँ ऐसी होती है उसके ऊपर अन्याय हो सकता है। अब अपन देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन कुछ क्षेत्र में आप देखिए, कुछ क्षेत्र में बारिश के कारण पूरा का पूरा प्रोडक्शन बह के चला गया। तो उस क्षेत्र में अपन ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गए साल से इस साल ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो कृषक की आर्थिक स्थिति है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें पूरी की पूरी फसल बह के चली गई है। तो इस प्रकार के अगर निष्कर्ष अपन निकालते हैं, सामूहिक रीति से अध्ययन करते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखा जाए तो गए साल से इस साल अगर ज़्यादा फसल हुई है ये अगर मानते हैं, तो जहाँ पे फसल नहीं हुई उनके ऊपर अन्याय हो जाए, उनको पैकेज नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की जो भी छोटी छोटी इकाइयाँ होती है उसको सम्मिलित किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये एक दोष इस अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं कि पूरी इकाइयों को अपन समान मानते हैं जबकि वो समान नहीं होती, और उसके माध्यम से उस समूह को मापना बड़ा कठिन काम हो जाता है। नेक्स्ट है अव्यवहारिकता। सभी क्षेत्र पर समान प्रभाव नहीं। तो सभी इसका जो अध्ययन है वो सामूहिक रीति से किया जाता है, और सामूहिक रीति से अध्ययन करने के लिए छोटी छोटी इकाइयों अथवा घटकों को सम्मिलित किया जाता है, और उसका सामूहिक रीति से अध्ययन इस अर्थशास्त्र में व्यापक दृष्टि से किया जाता है। लेकिन सभी जो क्षेत्र है समान प्रभाव के नहीं होते। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो उसका जो प्रभाव है वो कम मात्रा में होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जो उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। जिसका प्रभाव ज़्यादा मात्रा में है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसका प्रभाव कम है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इस प्रकार के सभी घटकों को अगर समान मान लिया जाए तो उसका जो परिणाम है वो परिणाम जो कमकुवत इकाइयाँ होती है उसके ऊपर होती है। तो इस अर्थशास्त्र के माध्यम से, व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से समूह में रहने वाले जितने भी समग्र है अथवा समूह है या इकाइयाँ है उसको एक समान माना जाता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव सरीका नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। तो ये एक दोष अपने को इस अर्थशास्त्र के माध्यम से दिखाई देता है। दूसरा है अव्यवहारिकता। अव्यवहारिकता ये व्यवहारिक परिस्थिति से निगडित नहीं है। इस प्रकार से उसके ऊपर दोष लगाए गए हैं कि ये समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। क्योंकि जब समूह में अपन अध्ययन करते हैं तो समूह में छोटी छोटी इकाइयाँ होती है, उसको सम्मिलित करते हैं, फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर एक इकाइयों के गुण वैशिष्ट अलग अलग है, उसके गुण अलग है, उसकी विशेषताएं अलग है। कोई कमकुवत इकाइयाँ होती है, कोई मजबूत इकाइयाँ होती हैं। लेकिन जब सामूहिक रीति से अध्ययन जब किया जाता है तो कमकुवत इकाइयों के तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, सभी को समान माना जाता है। तो जो कमकुवत इकाइयाँ होती है उनके माध्यम से होने वाला जो भी प्रोडक्शन है या उनकी जो भी कार्य प्रणाली है वो उतनी सही नहीं होती, और इसलिए उनको ज़्यादातर सुविधा नहीं दी जाती। तो इसके ऊपर ये एक प्रकार का अन्याय है। तो इसीलिए ये जो इसके ऊपर से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। इस प्रकार का दोष इस अर्थव्यवस्था पे लगाया जाता है, या इस आर्थिक व्यवहार की जो भी प्रणाली है, व्यापक आर्थिक व्यवहार की प्रणाली, इसके ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट उसका एक दोष है योग अथवा समूह सार्थक होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए यानी इसका मतलब ये है योग उसका, या अथवा जो समूह में अपन जो इकाइयाँ सम्मिलित करती है तो उसका योग जो है वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक होना या इसका मतलब ये है कि सभी जो इकाइयाँ हैं सभी गुण विशेषताओं से समान होना चाहिए। वो अगर अलग अलग हो गई तो उसका परिणाम गलत निकल सकता है। जैसे 10 आम और 20 आम, इसका अगर योग लगाया जाए तो यहाँ पे 30 आम हो सकते हैं।
30 आम हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि 10 आम और 20 चद्दर, चद्दर जो ओढ़ने वाली चद्दर है वो चद्दर, तो इसका जो योग है वो योग गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से जो भी इकाइयाँ अपन निश्चित करते हैं या उसको सम्मिलित करते हैं एक समूह में, तो उसका जो समूह होना चाहिए, उस जो इकाइयाँ होती है वो सभी एक ही गुण की, एक ही विशेषताओं की होना चाहिए। वो अगर अलग अलग हो गई तो उसके योग अथवा समूह में सार्थकता होनी चाहिए, अन्यथा उस पर से निकाले गए जो निष्कर्ष है वो गलत हो सकते हैं। तो इस प्रकार की भी समस्या इस व्यापक अर्थशास्त्र के माध्यम से अपने को देखने को मिलती है। ये व्यापक अर्थशास्त्र के दोष हैं, ये उसकी सीमाएं हैं। इसके माध्यम से व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय बड़ी कुशलतापूर्वक अध्ययन किया जाता है, बड़ा उसके जो दोष है वो दूर करके उसका अध्ययन किया जाता है। ये व्यापक अर्थशास्त्र में ये दोष होने के बावजूद भी एक देश के सामने की जो आर्थिक समस्या होती है, सामूहिक आर्थिक समस्या होती है, सामाजिक आर्थिक समस्या होती है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के सामने की सामूहिक समस्या होती है, इसको हल करने के लिए सामूहिक अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। थैंक यू।